तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको जगदलपुर से बता दें, जहां नक्सल हमले से जुड़ा बड़ा सबूत हाथ लगा है। हमले के 28 घंटे बाद कई सबूत यहां पे मिले हैं। घटना स्थल पर बिछाए गए थे कई लैंड माइन्स। आपको बड़ी खबर इस वक्त ये बता रहे हैं, 28 घंटे बाद विस्फोट की जगह पे खुदाई हुई और खुदाई में तार और डेटोनेटर मिला है। इसके साथ ही ट्रिगर पॉइंट में भी एक और तार बरामद हुआ है। बहुत बड़े हमले की तैयारी में थे नक्सली। एक साथ कई आईडी और तार के जरिए विस्फोट यहां पे किया गया था। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पे खुदाई हुई और खुदाई के बाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेश जुड़ गए। नरेश, अभी और क्या अपडेट? देखिए, ये खुदाई के बाद, क्योंकि कल पूरा घटनाक्रम जैसे हुआ उसके बाद फोरेंसिक टीम भी मौके पे जांच के लिए गई थी, लेकिन इसके बाद इस गड्ढे को पाटने से पहले पूरी तरह से सबूत चेक करने के लिए गड्ढे की खुदाई की गई। तो यहाँ पर एक और तार बरामद हुआ, जिससे ये इस बात की पुष्टि हुई कि एक से ज्यादा लैंडमाइन आईडी एक साथ जोड़कर माओवादियों ने इस विस्फोट को अंजाम देने के लिए लगाया था। और इसके पीछे का मकसद ये था कि कोई भी अगर लैंडमाइन फेल होती है तो दूसरी लैंडमाइन के जरिए भी विस्फोट उतना ही घातक बना रहे। और सबसे पहले IBC-24 ने ही ये बताया था कि उस जगह पर केवल एक सिंगल लैंडमाइन नहीं लगाई गई थी, उसकी बजाय 2 लैंडमाइन वहां पर लगाई गई थी। और माओवादियों की ये कोशिश थी कि यदि MPV जैसा व्हीकल, जो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल होता है, वो भी अगर आए तो वो इस ब्लास्ट से बिल्कुल भी ना बच पाए, उस पर उतना ही घातक हमला हो सके। तो ये पूरी तैयारी की गई थी, जिसके लिए वहां पर मौके पर जब खुदाई हुई तो तार बरामद हुआ और उस तार से जो करीब 2.5 फीट का एक कनेक्शन तैयार किया जाता है डेटोनेटर को उस विस्फोटक में जोड़ने के लिए, जिससे वो डेटोनेट हो सके। तो वो तार का अगला हिस्सा भी वहां पर मौके पर खुदाई के दौरान बरामद हुआ है, जिससे ये स्पष्ट है कि माओवादी एक बड़ी तैयारी के साथ बैठे थे कि छोटा वाहन ही नहीं, यदि फोर्स का सबसे सुरक्षित वाहन भी वहां आता है तो उसको भी इस आईडी विस्फोट के जरिए उड़ाया जा सके। नरेश, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि अभी खुदाई का काम यहाँ पे लगातार चल रहा है या बंद हो गया, और कौन कौन सी टीमें यहाँ पे लगी हुई है इस वक्त? देखिए, ये जानकारी मिली है कि CRPF के भी DG इस वक्त घटना स्थल और आसपास, क्योंकि CRPF के कैंप भी हैं, वहां का दौरा कर सकते हैं। लेकिन कल देर शाम ये गड्ढा वहां पर पाट दिया गया है। फोरेंसिक टीम ने भी अपने सैंपल ले लिए हैं कि किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल माओवादियों ने वहां किया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन फिलहाल जो है इस गड्ढे को पाट दिया गया है और ये तार वहां से बरामद होने के बाद स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से इस आईडी को प्लान किया था माओवादियों ने। आगे और क्या कुछ मतलब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देख रहे हैं जिस तरीके से ब्लास्ट वाली जगह से ये बड़ा सबूत मिला है, उसके आगे और क्या प्लानिंग की गई है? देखिए, ये समझ में आ रहा है कि माओवादी इस तरह के बड़े लैंडमाइन और भी लगा सकते हैं, और जो जिस तरह से सड़क का जो रोड ओपनिंग पार्टी लगाना आवश्यक था जांच के लिए, और साथ ही साथ जो ऐसे आईडीज को डिटेक्ट करने का जो तरीका है उसमें ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत होगी। कम से कम इससे ये स्पष्ट हो रहा है। और इससे ये भी पता चलता है कि माओवादी कई स्तर पर जब किसी एक बड़े हमले को प्लान करते हैं तो उसकी प्लानिंग को पुख्ता करने के लिए कई तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो तौर तरीके, इनके परीक्षण के बाद पुलिस इनको रोकने के इंतजाम और तैयारी को लेकर भी अपनी रणनीति बदल सकती है कि किस तरह से मौके पर इन आईडीज या लैंडमाइंस को समय रहते डिटेक्ट किया जा सके। तो ऐसा लगता है कि ये जो मुख्य उद्देश्य था खुदाई का, गड्ढे का, उसके बाद और उससे जो बरामद चीजें हैं उसके परीक्षण के बाद इस तरह की रणनीति पर पुलिस आने वाले समय में काम कर सकती है। नरेश, किस तरीके से ये काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पे सबूत मिले हैं, उसके बाद किस तरीके से कोई ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जाएगा जिसके बाद इस तरीके की वारदात जो हो रही है वो ना हो? जी हाँ, देखिए, क्योंकि ये पूरा इलाका फरवरी माह में ही, देखिए, जगरगुंडा जो कि जो घटना स्थल है बिल्कुल उससे लगा हुआ है। ये सड़क आगे जाके इसी कैंप को कनेक्ट करती है। यहाँ पर भी 3 DRG के जवान शहीद हुए थे गोलीबारी में माओवादियों की तरफ से। तो ये लगातार ये जो पैच है इस इलाके में दंतेवाड़ा और सुकमा की तरफ पर लगातार माओवादियों की सक्रियता बनी हुई है। तो आने वाले दिनों में फोर्स की ये कोशिश है कि जवाबी हमला किया जाए। और इस मामले में भी यही हुआ था कि एक तरह से ट्रैप माओवादियों ने बनाया था, क्योंकि हर जिले में छुटपुट वारदातें और सॉफ्ट टारगेट को माओवादी कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस के लिए एक पैनिक सिचुएशन थी कि समय रहते माओवादी जिन जगहों पर मौजूद हैं उनको जाकर वहां से हटाया जाए, ताकि वो छुटपुट घटनाओं से जो आम जनजीवन प्रभावित करते हैं और उसका दबाव सीधे पुलिस पर पड़ता है, उससे नियंत्रित किया जा सके। लेकिन ये एक तरह का ट्रैप साबित हुआ और घटना के बाद जब वापस लौट रहे थे जवान तो उनको इस ट्रैप में फंसाकर इस आईडी को ब्लास्ट किया गया। तो इस तरह की रणनीतियों को ध्यान में ही रखते हुए आने वाले दिनों में हो सकता है पुलिस और ऑपरेशन प्लान करेगी। और क्योंकि हाल में इस तरह से बड़े अधिकारियों की बैठक भी हुई है और इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि संयुक्त रूप से किसी बड़े ऑपरेशन को सुकमा इलाके में जल्दी प्लान किया जा सकता है।
नरेश, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी थी उसके बाद एक बड़ी टीम काफी यहाँ पे पहुंची थी, सीआरपीएफ डीजी वहाँ पे पहुंच चुके हैं, और कौन कौन सी टीमें हैं जो कल वहाँ पे पहुंची थी, और क्या उन्हीं के मतलब कह सकते हैं कि उनके सामने ही ये पूरी खुदाई यहाँ पे की गई थी? नहीं, देखिए, प्रदेश के डीजीपी भी वहां पहुंचे थे, और क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए दंतेवाड़ा गए थे, और घटना स्थल पर जो प्रदेश के डीजीपी हैं अशोक जुनेजा और जो प्रमुख अधिकारी हैं एडीजी विवेकानंद सिन्हा बस्तराय जी, सुंदरराज पी, तो पुलिस के जो प्रमुख अधिकारी हैं ये सभी घटना स्थल पर गए। उन्होंने खुद जायजा लिया चीजों का, और इसके बाद ही उन्होंने इसको खुदाई और इसके पूरे परीक्षण के निर्देश दिए थे। तो देर शाम जब सब लोग चले गए, तब उसके बाद ये खुदाई करके वहां से साक्ष्य बरामद किए गए, और अब गड्ढे को वहां पर पाट दिया गया है। पूरा घटना स्थल का जायजा लेने के बाद, उसकी फोरेंसिक सैंपलिंग करने के बाद फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। और आज सीआरपीएफ के डीजी भी पहुंचे हैं। इससे यही संदेश जा रहा है कि आने वाले दिनों में संयुक्त तौर पर ऑपरेशन के साथ साथ क्या एहतियात बरतना है, उसकी गाइडलाइन भी सीआरपीएफ डीजी अपने जवानों को दे सकते हैं, क्योंकि कुआकोंडा से जगरगुंडा के बीच सीआरपीएफ ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस रोड को बनाने में बनने के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम भी जो है वो सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा दिए जाते रहे हैं। तो इस रास्ते में कई कैंप हैं जहाँ सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट है, तो इसलिए सुरक्षा और जो बेसिक जो एसओपीज हैं उसकी पालन को लेकर भी एक समीक्षा डीजी की तरफ से की जा सकती है और निर्देश दिए जा सकते हैं। बिल्कुल नरेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों को इस बीच तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये जानकारी भी दे रहे हैं। एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आया है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में जो घटना हुई थी उस जगह की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा सबूत सामने आया। ब्लास्ट वाली जगह से और भी कई लैंडमाइंस मिले हैं। 28 घंटे के बाद खुदाई से कई साझा कर रहे हैं नक्सलियों ने। घटनास्थल पर और भी कई बम छुपाए हुए थे। 28 घंटे के बाद विस्फोट में इस जगह की खुदाई की गई है। हालांकि इस वक्त खुदाई करने के बाद वापस से इस सड़क को पाट दिया गया है, लेकिन ट्रिगर पॉइंट से भी एक और तार जो है वो बरामद किया गया है। यानी कि नक्सलियों ने एक बड़े घटना को अंजाम देने के मंसूबे के साथ ये तमाम जो आईडी है वो प्लान किए थे। सीआरपीएफ और डीजी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कल भी तमाम आला अधिकारी यहां पर पहुंचे थे। जगह घटनास्थल का वहां पर मुआयना किया गया था, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ब्लास्ट वाली जगह से बड़ा सबूत मिला है। कई लैंडमाइंस वहां पर प्लांट किए गए थे। बहुत बड़े हमले की तैयारी में निश्चित तौर पर नक्सली थे। और नरेश, लगातार यही बात सामने आ रही है और अब तो इस बात के सबूत भी मिल चुके हैं, जिस तरह से और भी कई लैंडमाइंस वहां पर मिले। यानी कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की पूरी तरह से फिराक में नक्सली यहाँ पर थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आईबीसी ने बताया था कि ये केवल एक लैंडमाइन नहीं बल्कि एक से ज्यादा लैंडमाइन यहाँ पर लगाई गई थी। और फिलहाल अब जो इन लैंडमाइन को कनेक्ट करने के लिए जो केबल था वो देर शाम बरामद होने से इस बात की पुष्टि भी हो गई है। तो ये कई मल्टीपल लैंडमाइन का इस्तेमाल माओवादी कर रहे हैं। कई तरह के जो आईडीज हैं, जिससे एक तरह से ऐसी एक्सप्लोजिव डिवाइसेस तैयार कर रहे हैं माओवादी, जिससे ज्यादा घातक और सटीक हमला माओवादियों की तरफ से किया जा सके। कल ये भी दिखाई दिया था कि आजकल जो माओवादी अपने आईडीज लगा रहे हैं, लैंडमाइंस लगा रहे हैं, उनको कार्बन कोटिंग के जरिए ढकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मेटल डिटेक्टर में वो आसानी से जिस चीज में रखी गई है, अगर मेटल के धातु उसमें इस्तेमाल की गई तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। वो आसानी से वो डिटेक्ट करना मुश्किल होता है जवानों को। तो इस तरह की तैयारी के साथ ये किया गया है। और जिस जगह पर ये आईडी प्लांट किया गया था, बड़ी एक तरह से रेकी करने के बाद माओवादियों ने इस जगह पर ये आईडी प्लांट किया। इससे पता चलता है कि ये तैयारी काफी दिनों से माओवादी कर रहे थे इस सड़क पर ब्लास्ट करने का। और इसी ट्रैप के हिस्से में सिलसिलेवार माओवादियों ने जवानों को उलझाया, क्योंकि आसपास घनी झाड़ियां थी और इस वजह से जो विजिबिलिटी है वो ठीक नहीं होती जो ट्रिगर करने वाले माओवादी की है। तो इस वजह से उन्होंने इससे पहले एक जगह पर एक अपना पॉइंटर लगा रखा था, जहां आमा त्योहार के लिए गाड़ियों को थोड़ा देर के लिए रोका गया, जिससे गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई और बिल्कुल सटीक समय पर ये ब्लास्ट करने में माओवादी सफल रहे। तो उन्होंने इस तरह से एम्बुश को पूरा प्लान किया था। जी नरेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ वेद प्रकाश संगम भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, जिस तरह से कल आला अधिकारियों की टीम यहाँ पर पहुंची थी, जगह का मुआयना किया गया और अब एक बड़े सबूत सामने आ रहे हैं, क्या आज भी वहाँ पर आला अधिकारी मौजूद है और आज कहीं का वो मुआयना करने वाले हैं या किस तरह के कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? जी हाँ, अभी जो है सीआरपीएफ के डीजी सुजाय लाल फैशन ये यहाँ पर पहुंचे हुए, इनके साथ दूसरे सीआरपीएफ के अधिकारी भी पहुंचे हुए मौके का मुआयना कर रहे। साथ ही जो डीआईजी है, डीआईजी कमलोचन कश्यप, वो बता रहे कि किस तरीके से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया था और उन्हें वो सारी जगहों को दिखा रहे जहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी थी। उस पेड़ को भी दिखाया जहाँ से नक्सलियों ने ट्रिगर दबाया था।
अभी भी वे मौके पर बने हुए हैं और गाड़ी के पार्ट्स और शव कितनी दूर फेंका है, तो वो सारी चीजों की जानकारी डीआईजी कमलोचन जो डीजी सीआरपीएफ है उन्हें दे रहे हैं। जी नरेश, लगातार 3-4 दिनों की अगर हम बात करें तो ये जो सबसे बड़ी घटना थी अरनपुर की, इसके बाद भी जिस तरह से कल की घटनाएं थी, कल कई जगहों पे उन्होंने सड़क काटा, आज भी कई जगह पे बैनर पोस्टर लगाए, तो लगातार पिछले एक सप्ताह की अगर बात करें तो नक्सली कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो रहे हैं। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, ये पिछले 2 महीनों से ये स्थितियां बनी हैं और आप देखिए कि पुलिस जिस तरह से कह रही है कि सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है, वो उससे साफ है कि माओवादी ये चाह रहे हैं कि एक फोर्स का ध्यान भटके और वो जो बड़े ऑपरेशन और एक इंटेलिजेंस बेस्ड इम्पोर्टेंट ऑपरेशन अगर पुलिस करती है तो उसको रोकने का ये तरीका होता है कि पुलिस का ध्यान कई जगहों पे भटका दिया जाए। यही वजह है कि पूरे 7 जिलों में कई जगहों पर इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। कल भी नारायणपुर ओरछा मार्ग पर पिछले सप्ताह भर से सिलसिला जारी है कि रोड काटना, बैनर लगाना और बार बार सड़क बाधित करना, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। पल्ली बारसूट देख लीजिए, बीजापुर विधायक के काफिले और उनके जो अन्य जनप्रतिनिधि उनके काफिले पे गोलीबारी का मामला देख लीजिए। तो कोई भी जिला अछूता नहीं रहा है। दंतेवाड़ा ही सिर्फ ऐसा था जहां पर इस तरह की घटनाएं सीमित थी, वहां ये एक घटनाक्रम 26 तारीख को हो गया, तो एक और बड़ा घटनाक्रम। तो 7 जिलों में माओवादी उपस्थिति अपनी दर्ज करा के फोर्स का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नरेश, वेद प्रकाश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर लगातार अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। तो दंतेवाड़ा से ये